नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की, इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अमले और सफाई कर्मचारियों को तो कोरोना योद्धा में शामिल कर लिया है, लेकिन फील्ड में काम कर रहे अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बावजूद इसके लाख गुहार के बाद भी इनको कोरोना योद्धा मानने सरकार तैयार नहीं है। अभी तक शिक्षा विभाग, वन विभाग के कर्मचारी, बैंक कर्मियों के साथ ही परिवहन और आबकारी कर्मियों की कोरोना से सैकड़ों मौत हो चुकी है। वहीं हजारों की संख्या में फील्ड में काम करने वाले इन विभागों के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इन विभागों के प्रमुखों ने फील्ड में काम कर रहे इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा में शामिल करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखे। बावजूद इसके सरकार फिलहाल इस दिशा में कोई निर्णय लेती नजर नहीं आ रही है। वन विभाग में काम कर रहे 14 IFS अधिकारी पॉजिटिव हो चुके, जबकि 40 SFS सहित 270 अधिकारी और 899 कर्मचारी पॉजिटिव हुए हैं। इनमें से अकेले छिंदवाड़ा में ही 20 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 रेंजर हैं और 2 डिप्टी रेंजर, 6 वन रक्षक सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने कोरोना योद्धा घोषित करने के साथ ही विभाग में असमय मौत होने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्थिक सहायता के लिए कैटेगरी बना दी है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त के द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। अभी तक सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग एवं आयुष विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल टेक्नीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा घोषित किया है। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी, गृह विभाग में पुलिस कर्मचारी, राजस्व विभाग, शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारी जो कोविड महामारी के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना योद्धा घोषित किए गए हैं। इसी विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ नमस्कार निगम साहब जी। चतुर्वेदी जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है। धन्यवाद। चतुर्वेदी जी, जब कोरोना से संबंधित ड्यूटी लगाई जा रही है कर्मचारियों की और उनसे पूरा काम लिया जा रहा है, उनको ऐसी जगह पदस्थ किया जा रहा है जहां वे स्वयं संक्रमित हो रहे हैं और कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हो रही है, तो ऐसे में सरकार क्यों कतरा रही है इनको कोरोना योद्धा या फ्रंटलाइन बनकर घोषित करने से? देखिए निगम साहब, किसी भी सरकार के लिए सभी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करना तो संभव नहीं है जी। लेकिन जो कर्मचारी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं जी। और लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से सरकार को कोरोना वॉरियर्स को कोरोना योद्धा के रूप में घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से उनको निजात दिलाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें तो किया ही जाना चाहिए। रही बात सभी कर्मचारियों को, तो उसमें आजकल बैंक कर्मचारी भी मांग करने लगे हैं। अब अधिकांश बैंक केंद्र सरकार के उसमें आते हैं या उनका काम पूरा का पूरा उनके बारे में निर्णय लेने का जो केंद्र सरकार बैंक प्रबंधन करता है, तो राज्य सरकार के तहत वो आते नहीं। राज्य सरकार उनके बारे में कोई ऐसा फैसला ले नहीं सकती है। आपने अन्य कर्मचारियों की जो बात की है, चाहे वन विभाग के कर्मचारी हो, चाहे आबकारी विभाग के कर्मचारी हो, कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनके अमले का कोरोना से सीधे सीधे कुछ लेना देना नहीं है। और इनमें आपको बता दूं, वन विभाग तो वो अमला है जिसकी ड्यूटी भी भोपाल जैसे शहर में लगाई गई, जो राजधानी है प्रदेश की, लेकिन वन विभाग का अमला अपनी कोरोना ड्यूटी में पहुंचा ही नहीं। जबकि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी काहे के लिए? रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कालाबाजारी हो रही है और कमी बनी हुई है, उसकी सतत आपूर्ति और निगरानी के लिए, जिससे आम लोगों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन वो अमला पहुंचे ही नहीं। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सरकार घोषित नहीं कर रही है तो ये सरकार का निर्णय ठीक है।
लेकिन जो लोग वाकई जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके साथ तो सरकार ठीक कर रही है, लेकिन जो ड्यूटी में है उनको जरूर करना चाहिए। ऐसे ही एक मामला, जैसे शिक्षकों को शमशान घाट के ड्यूटी में लगाया गया था, मालवांचल की घटना सामने आई थी, तो उसमें भी ये देखा गया था कि वो जो शिक्षक थे वो कोरोना वॉरियर घोषित नहीं किए गए थे। तो इन सब को लेके क्या कहेंगे आप? मेरा मानना जो है कि अगर सरकार सभी जिनको भी कोरोना के काम में लगाया है या कोरोना वॉरियर्स बना के उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनको घोषित किया गया, उनको हर हाल में घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की शमशान में लगाते हैं या किसी को इलाज के लिए लाने ले जाने में लगाते हैं या स्क्रीनिंग में लगाते हैं, अगर या किसी को वैक्सीन देने में लगाते हैं, तो निश्चित उनकी संभावना रहती है कि वो कोरोना के संपर्क के संक्रमित हो सकते हैं। तो उनको निश्चित रूप से कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि आप पूरे कर्मचारियों को मत करिए, ये पूरे के पूरे को तो करना भी संभव नहीं है, और जिनकी ड्यूटी लगती है कायदे से नियमों के तर्कसंगत बात तो यही है कि जिनकी ड्यूटी लग रही है कोरोना की कामों में और संक्रमित एरिया में, तो उनको ही तो किया जाना चाहिए। निगम साहब, मेरा कहना वो है कि जिनकी आपने ड्यूटी लगाई है, तो अगर वो वहाँ पहुँचते हैं, उनकी हाजिरी लगती है, तो आप उन्हें कोरोना योद्धा मानकर उनको जो भी सरकारी सुविधाएं दे सकते दें, उनकी मदद करें, तो निश्चित रूप से उसका अच्छा एक मैसेज जाएगा, कर्मचारियों में काम को लेकर उत्साह बढ़ेगा और किया जाना चाहिए। और ऐसा करना सरकार के लिए संभव है, लेकिन सभी कर्मचारियों के लिए तो नहीं है। तो सभी कर्मचारियों के लिए, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी भी आंदोलनरत हैं और वो मांग भी कर रहे हैं। काफी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं इन कामों में। देखिए निगम साहब, आपको बता दें कि बिजली विभाग का जो अमला कोरोना संक्रमित हुआ है, ये बात सत्य है, लेकिन आम आदमी भी संक्रमित हुआ है। जी हाँ। बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का सीधा सीधा कोरोना से कोई वास्ता है नहीं। जी। लेकिन चूंकि आम आदमी भी सब संक्रमित हो रहा है, तो आम आदमी के रूप में ही बिजली विभाग के कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें, बिजली विभाग का कोरोना काल जब से आया है और कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लगा है, तब से आप देख ले किसी भी घर में, उसका उदाहरण मैं खुद हूँ, बिजली की रीडिंग नहीं हुई है, औसत बिल दिए जा रहे हैं। और जब बिजली का बिल आएगा अगले महीने, जब कोरोना का संक्रमण काल खत्म होगा, कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा, जब रीडिंग होगी, तो उसका खामियाजा पूरे के पूरे रूप से जनता को भुगतना पड़ेगी। जबकि जनता भी कोरोना संक्रमण और कोरोना कर्फ्यू से पीड़ित है, वो पहले से आर्थिक रूप से खराब हालत का में है, लेकिन उसे बिजली का भार अलग से सहना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर जब आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते और अगर आप कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि सरकार को इस तरह की कोई सुविधाएं देनी चाहिए, बल्कि सरकार को तो ऐसे लोगों को प्रति कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही चाहिए जिससे जनता को कष्ट हो रहा हो। जी हाँ, कई विभागों में ये सही कहा आपने कि संक्रमण की आड़ लेके और ये सब चीज़ों की आड़ लेकर लाभ लेने का तो पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो काम करना चाहिए, जो आम नागरिकों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिस काम के लिए ड्यूटी लगाई गई है, उसमें वो जरूर लापरवाही बने रहते हैं। और दूसरा निगम साहब, आपको बिजली विभाग का तो और बता दूं, बिजली विभाग के कर्मचारी और अफसर कितने लापरवाह हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में जो लाइन लॉस होता है वो सर्वाधिक है, जिसके लिए लगातार कई सालों से सरकार प्रयास कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लाइन लॉस तो कम नहीं हो रहा, बिजली चोरी कम नहीं हो रही, लेकिन उसका खामियाजा वो ईमानदार उपभोक्ता भुगत रहे हैं। वही सिर्फ ईमानदार उपभोक्ता भुगतते हैं जो समय पे बिजली का बिल देते हैं। बिलों की जो बिजली की दरों में वृद्धि हो रही है, वो उपभोक्ता ही भुगत रहे हैं, उपभोक्ता ही भुगत रहे हैं। और इसके लिए दोषी कौन है? बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के अफसर, जो नकारा हो चुके हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं और उन्हें कोई लेना देना नहीं। राजधानी भोपाल होने के बाद भी यहाँ सारे के सारे प्रशासन और शासन के लोग बैठते हैं। आप चले जाइए, आप किसी भी इलाके में, यहाँ झुग्गी बस्ती है, वहाँ खुलेआम बिजली चोरी होती है, लेकिन मजाले कोई अधिकारी और बिजली विभाग का कर्मचारी जाके वहाँ कर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा सके। उस बिजली चोरी का खामियाजा आम ईमानदार उपभोक्ता बढ़ी हुई दर से बिलों का भुगतान कर भुगतता है। जी निगम साहब, लाभ लेने की बात आती है तब सबसे आगे खड़े होते हैं, और जब उपभोक्ताओं को, आम नागरिकों को सुविधा देने की बात आती है तब वो सबसे पीछे नजर आते हैं। ऐसे कई विभाग हैं। आप आबकारी विभाग को देख लीजिए, आबकारी विभाग का अमला आपको कभी सड़कों पर दिखा? क्या नहीं दिखता है, जबकि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए, पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में अवैध शराब और नकली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कुछ दिन तक
हलचल दिखी अभी कार्रवाई के नाम। अभी श्योपुर की घटना है तात्कालिक की, कि श्योपुर में पुलिस का अमला गया था जब कुछ लोग शराब पी रहे थे उनको रोकने के लिए, जबकि ये काम आबकारी का था, आबकारी वालों को रोक टोक करना चाहिए थी, लेकिन पुलिस वालों ने किया और उनपे हमला भी हुआ। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने वो 3 जिले हैं जहाँ पर दर्जनों लोग मर चुके हैं, लेकिन क्या हुआ वहाँ किसी आबकारी अफसर पर कोई कार्रवाई सरकार करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। राजधानी का उदाहरण ले लीजिए आप, राजधानी में कोलार के आगे आप जाइए, झिरी करके एक स्थान है, वहाँ पर आप 24 घंटे अवैध शराब ले लीजिए, वो बनती हुई भट्टियां दिख जाएंगी जिसमें शराब बनती है। आप बैरसिया रोड पर चले जाएं, क्या हुआ जिस समय ये अभियान चला उस समय 1-2 दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद आबकारी अमला जाके एसी रूम में बैठ गया और वो वही ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके उनकी मनमानी में शामिल होकर वही सब चल रहा है। इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए कितनी खबरें आती हैं रोज, लेकिन कभी कोई कार्रवाई होती दिखी? अमला आपको कहीं सक्रिय दिखा सड़क पर? नहीं दिखा। वही परिवहन विभाग का मामला ले लें आप, परिवहन विभाग का अमला जब उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना होता है या कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसमें दर्जनों लोग मारे जाते हैं, तब दिखावे के लिए कुछ दिन चेकिंग की जाती है, विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, इस बस का लाइसेंस निरस्त कर दिया, उसका परमिट निरस्त कर दिया या करके और खाना पूर्ति कर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये तो वो अमला है जो चाहता है कि उन्हें सुविधाएं सारी मिले, लेकिन उन्हें ना सड़क पर उतरना पड़े, ना जनता को सुविधाएं देने के लिए प्रयास करना पड़े, ना सरकार के राजस्व बढ़ाने में कोई अहम भूमिका निर्वहन करना पड़े, लेकिन चाहते सारी सुविधाएं हैं। तो अब ऐसे थोड़ी होता है, सरकार भी जानती है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती है, आम आदमी जानता है, जो वास्तविक उसके हकदार हैं उन्हें निश्चित रूप से हक मिलना ही चाहिए और सरकार को देना ही चाहिए। ये बात सही कही आपने कि जो वास्तविक हकदार हैं उनको इस जो है सरकार का, कोरोना योद्धा हो या कोई और हो, सारे लाभ मिलने चाहिए, और जो इस काम में आम नागरिकों के पीछे हैं सुविधाओं देने में, उन्हें के ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सूर्यकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। बिजली की दरों को लेकर प्रदेशवासियों को अगले 1-2 महीने और राहत मिल सकती है। नए बिजली टैरिफ को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर ने स्टे दिया हुआ है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते कोर्ट में बहुत ज़रूरी मामले की ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में फ़िलहाल बिजली के टैरिफ को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं दिख रही। इसके अलावा ऊर्जा नियामक आयोग ने भी अपनी ओर से अभी तक जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई है, इसलिए फ़िलहाल मौजूदा दरों पर ही बिजली बिलों का उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2629 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए औसत रूप से 8.23% बिजली महंगी करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बिजली दरों के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग ने 9 मार्च को सुनवाई की थी। मध्य प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग की जन सुनवाई के खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट में लगी याचिका में दलील दी गई थी कि जन सुनवाई में आपत्तिकर्ताओं को समय नहीं दिया गया। ऊर्जा नियामक आयोग ने टैरिफ प्रस्ताव पर 7 मार्च तक दावे आपत्ति बुलाई और अगले दिन ही सुनवाई कर ली। ऊर्जा नियामक आयोग ने टैरिफ से संबंधित नोटिफिकेशन अंग्रेजी में ही लोगों को उपलब्ध कराया, जबकि हर बार नोटिफिकेशन हिंदी में दिया जाता था। हाई कोर्ट ने नए टैरिफ को लागू करने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट जन सुनवाई को लेकर जब तक कोई फैसला नहीं देता तब तक आयोग बिजली की नई दरें लागू नहीं कर सकता। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की।
राज्य सरकार ने इस साल भू राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीयन, खनिज, आबकारी और वाहनों की बिक्री पर लगने वाले शुल्क का टारगेट बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को पिछले साल टैक्स कलेक्शन में कोरोना की दूसरी लहर के चलते करीब 15,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। इसी वजह से सरकार ने इन मदों में इस साल टैक्स वसूली का टारगेट बढ़ाकर अपनी राजस्व आय को बढ़ाने की कवायद की है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कई अन्य टैक्स का टारगेट बीते साल की तुलना में घटा दिया है। कोरोना के कारण 2020-21 में राज्य सरकार को स्वयं के राजस्व करों से 53,147 करोड़ की आय हुई थी और इस साल के लिए सरकार ने राजस्व आय का टारगेट 64,913 करोड़ निर्धारित किया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुलना में मध्य प्रदेश में 5% ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाती है। मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में स्टाम्प ड्यूटी में ज़्यादा छूट देने से अधिक आय हुई थी। जीएसटी से पिछले साल टैक्स 17,537 करोड़ मिला था और इस साल टारगेट तय हुआ है 23,000 करोड़। स्टाम्प पंजीयन से पिछले साल टैक्स मिला था 5,800 करोड़ और इस साल राज्य सरकार ने जो टारगेट तय किया है वो है 6,495 करोड़। इसी तरह वाहन की बिक्री से पिछले साल टैक्स राज्य सरकार को मिला था 2,640 करोड़ और इस साल राज्य सरकार ने इस मद में जो टैक्स तय किया है जिसका टारगेट है 3,600 करोड़। खनिज उद्योग से पिछले साल टैक्स राज्य सरकार को मिला था 4,350 करोड़ और इस साल टारगेट राज्य सरकार ने तय किया है 5,950 करोड़। विद्युत शुल्क से पिछले साल राज्य सरकार को 3,150 करोड़ की आय हुई थी, जबकि इस साल टारगेट घटाकर तय कर दिया है 3,100 करोड़। माल तथा यात्रियों पर कर से पिछले साल 90 करोड़ की आय हुई थी, लेकिन इस साल टारगेट राज्य सरकार ने 40 करोड़ घटाकर तय किया है 50 करोड़। वस्तुओं पर सेवा शुल्क से पिछले साल कमाई हुई थी 504 करोड़ और इस साल 55 करोड़ कम टारगेट तय कर राज्य सरकार ने 449 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। दमोह उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल को मिली शिकस्त के लिए पार्टी के जिम्मेदार लोग पूर्व मंत्री जयंत मलैया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मलैया को पार्टी ने जैसे ही इस मामले में नोटिस थमाया तो एक एक कर पूर्व मंत्री मलैया के समर्थन में मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई मैदान में आए। इसके बाद बारी आई एक और पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी की। फिर पूर्व मंत्री कुसुम महदेली ने भी मलैया के समर्थन में नसीहतें दे डाली। दरअसल कहीं ना कहीं ये सभी पूर्व मंत्री पार्टी में अपनी अपनी उपेक्षाओं को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहे थे। जैसे ही पार्टी ने जयंत बाबू को नोटिस थमाया, वैसे ही एक एक कर सभी बाहर निकलने लगे। इन पूर्व मंत्रियों की बयानबाजी जयंत मलैया के लिए कितनी और किस दिशा में मददगार साबित होगी, ये बात तो काल के गर्त में समाई है। वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन सभी दुखी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। इनसाइड राजतंत्र में बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।